क्वेश्चन नंबर 62 हमारा देखते हैं। 62 कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त यानी कि एक दंडिक अपराध के को निम्न में से कौन से अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है, जो एक अपराधी है, अपराधी जिसको अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उसको कौन कौन से अधिकार प्रदान की गई है भारतीय संविधान में, ये कह रहा है आपको। स्टेटमेंट 1 है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ओके, सेकेंड वाला आपका स्टेटमेंट कह रहा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। थर्ड वाला आपका कह रहा है कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया, आपको वो सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। देखो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए ना, इससे संबंधित ये आर्टिकल 20 की बात कर रहा है। और ये ध्यान है आर्टिकल 20 जो कि इंडियन सिटीजन और विदेशियों दोनों को जो कि ये प्रोवाइड मिला है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन के लिए। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो, तो इसमें आर्टिकल 20 आप जब भी पढ़ोगे तो इसमें देखो साफ साफ बोला गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा, जिसे आप कहते हैं नो डबल जेओपर्डी। ठीक है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट वहाँ सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो किस अभियुक्त जो है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो अभियुक्त है उसको अपने विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सही आपका ऑप्शन है। इसे कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, थर्ड वाला जो आप स्टेटमेंट देखोगे, थर्ड वाला जो बोला कोई भी दांडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो, मतलब कि कोई भी ऐसा दांडिक कार्य, मतलब कोई भी ऐसा अपराध जो जब किया जा रहा है तब तक उस विषय में कोई कानून नहीं बना था और उसके बाद के लिए जो कि उस पर कानून बनाया गया, तो ये वाला भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है 1 2 3 तीनों हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, पर ये आर्टिकल 20 की बात कर रहा था, एकदम सीधा तीनों स्टेटमेंट उठा के वहाँ से यहाँ पे रख दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पूछा निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश थे। मतलब ये पहले केंद्र शासित प्रदेश, अब भारत की स्वतंत्रता के बाद जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको जो कि राज्य का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा। ठीक है, 4 ये आपके राज्य का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, सही उत्तर चुनना आपको, केवल 1। ऑप्शन बी है आपका 1 3 4, सी है 2 3 4, डी 1 2 4। तो देखो यहाँ पे जो है ना हरियाणा जो है कि आप देखोगे पंजाब से अलग होकर बना था, पहले फुल स्टेट था, बाद में जो कि पंजाब से जो कि लैंग्वेज के बेस पे हिंदी और पंजाबी के बेस पे जो कि इसको अलग करके अलग राज्य बनाया गया, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। जैसे हम 3 वाला स्टेटमेंट अगर गलत करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है, ये ऑप्शन कट जाता है। अब देखो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये तीनों राज्य जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको जो कि राज्य का दर्जा बनाया दिया गया, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही जाएगा 1 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कहता है राज्य के नीति डीपीएसपी से देखो क्वेश्चन आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। ओके, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ओके, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना। ओके, फोर्थ वाला कर रहा है देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। फिर अब इसमें देखो अभी कुछ और भी पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपयुक्त में से कौन से प्रावधान अंतर स्थापित किए गए हैं। देखो क्वेश्चन को एक और ट्विस्ट दे दिया। पहले में हम लोग जब आप इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि केवल पूछा कि डीपीएसपी में ये सब चीज़ है कि नहीं, जबकि ये सभी चीज़ें डीपीएसपी का ही पार्ट है। पर नीचे पूछ दिया कि इनमें से कौन सा चीज़ जो है कि कितने स्टेटमेंट जो कि 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे डीपीएसपी में। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा केवल 1 और 3, बी है केवल 2 3 4, सी है 1 2 4, डी है सभी 1 2 3 4। तो देखो इसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तो उसमें 4 आर्टिकल को ऐड किया गया था। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें जो पहला वाला बोला है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य का विकास के अवसर पर, ये सही है। दूसरा जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया था, इसमें जो सेकेंड इसका बोला है समान न्याय को बढ़ावा देने और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना, ये भी सही है। और जो थर्ड वाला ये बोला है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना,
ये गलत है। ये 42nd अमेंडमेंट से नहीं, ये 44th अमेंडमेंट से जो कि इसको लाया गया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा। फिर आप देखो जो चौथा वाला दिया है, देश के पर्यावरण संरक्षण, हाँ ये भी जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही लाया गया था। तो हमारा थर्ड वाला छोड़ के बाकी सभी 1 to 4, कौन से स्टेटमेंट में 1 to 4 है, ये हमारा सी वाले स्टेटमेंट में 1 to 4 है। थोड़ा सा एक्सप्लेन सीरीज में देख लेते हैं और कौन कौन सा ऐड किया था, कौन कौन सा संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, 58, 1, 3, 4, ठीक है। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे देखोगे आप, एक सेकेंड, 42nd अमेंडमेंट के तहत देखो 1976 के तहत जो कि सूची में आपके 4 नए निदेशक अंतर तत्व जो कि स्थापित किए गए थे। पहला क्या है, वही जो हमने पढ़ा, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का सुविधाएं प्रदान करना, आर्टिकल 39, समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A। फिर उसका देखो एक और जो ऐड किया गया था वो था, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाना, मतलब जो कर्मचारी है उनको भी इसमें उद्योगों में भागीदारी बनाना, ठीक है। ये 3 चीज़ों का। चौथा जो कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रयास करना, आर्टिकल 48A के तहत, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि लागू की गई थी। और 44वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत देखो राज्य से आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करने की जो कि उम्मीद की गई है, आर्टिकल 38 से, ठीक है। ये हमारा जो कि ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक है। और आगे देखो DPSP में क्या संशोधन क्या करके ऐड किया गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, इसमें अनुच्छेद 45 को परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया है। इसमें क्या बोला गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको जो कि फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A के तहत जो कि एक मूल अधिकार के रूप में अंतस्थापित किया गया है, मतलब, ठीक है। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। फिर उसका 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें जो कि सहकारी समिति जो थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जो थी सहकारी समितियाँ, उनसे संबंधित जो कि एक तत्व जोड़ा गया, ये 2011 में हमारा आया था। तो ये 4 संशोधन हुए, आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ के इसको समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से इस वाले टॉपिक से मान के चलिए आपको हर 2 या 3 साल पे जो कि हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, संसद में प्रयुक्त बहुमतों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखो यहाँ पे बहुमत दिया है, यहाँ पे पूछा कि इस बहुमत की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है। पहला है साधारण बहुमत राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु। सेकेंड आपका कह रहा है पूर्ण बहुमत, क्या पूर्ण बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया जाता है, ऐसा कह रहा है। थर्ड वाला जो पूछा है विशेष बहुमत, क्या जो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना है उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है हमें। तो देखो कह रहा है उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान रखना, गलत वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये बोल रहा है सही नहीं है, हमको ये पहचानना है। तो देखो पहले हम समझ लेते हैं साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत है क्या। साधारण बहुमत मतलब जितने सदन में लोग उपस्थित है उन्हीं का बहुमत, ठीक है। जितने लोग उपस्थित और वोट करें उनका 50% + 1 बहुमत, ये साधारण बहुमत होता है। इसके द्वारा देखो आप और फिर उसका पूर्ण बहुमत देखो, पूर्ण बहुमत का मतलब ये होता है कि जितने लोग सदन में उपस्थित, जितना प्लस सदन संख्या है, जैसे 552 है ना, 552 सदन संख्या हमारा है, ठीक है। तो जितना सदन संख्या 552 में से जो कि 545 लोग चुने गए हैं, तो जितने लोग चुने गए हैं इसमें जितने मेंबर पूरे हैं, भले सदन में उपस्थित हो या ना हो, भले वो वोट करे या ना करे, इनका जो कि बहुमत हमको चाहिए 50% + 1, यानी कि 273 + 1 यानी 273 वोट, तब जाके वो कोई भी ऐसा बहुमत जो कि पूर्ण बहुमत कहलाता है, ठीक है। फिर विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत देखो यही है, ये जो 273 वाला था अभी हमने देखा था पूर्ण बहुमत, आप कह सकते हो पूर्ण बहुमत प्लस, और जितने लोग वोट कर रहे हैं, उपस्थित है और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 वोट, ठीक है। मतलब 273 तो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद जो कि इनका जो 2/3 वोट भी होना चाहिए। अगर ये सब होगा तब जाके जो कि विशेष बहुमत कहलाएगा,
ठीक है। अब ये हमने समझ लिया पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत कौन कौन सा है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या ये जो ऑप्शन दिया गया वो सही है। देखो साधारण राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के जो संकल्प लिया था उसमें पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक वाला हमारा ऑप्शन गलत है, तो ये वाला गलत है। और दूसरा देखो, जो आपका उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार करना होता है, इसके लिए जो कि पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं थी है, इसके लिए जो कि आप साधारण बहुमत से ही जो कि उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्याय क्षेत्र में विस्तार कर सकते हो। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड देखो, विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत से राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, जी नहीं, राज्यों में जो विधान परिषद है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको सृजन करने या उसको ख़त्म करने का काम जो कि साधारण बहुमत से किया जाता है, विशेष बहुमत से नहीं किया जाता। तो तीसरा वाला भी हमारा गलत है। तो हमसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, यानी 1 2 3 तीनों सही नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी 1 2 3। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने देखो पीएम केयर फंड की से क्वेश्चन पूछा, ये करंट अफेयर रहा हमारा कोविड-19 समय में। ठीक है, पीएम केयर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके। सेकेंड है, सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। ओके। थर्ड, पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में माना जाएगा। ये 3 ऑप्शन दिया है पीएम केयर फंड के तरफ के संबंध में, आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, डी है 1 और 3। तो देखो जो पीएम केयर फंड बनाया गया ये तो सही है कि इसका जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये तो सही है। तो जहाँ जहाँ एक नहीं हो वो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा 1 सी एंड डी। देखते हैं आगे। देखो 1 ए और अगर आप देखो ये गलत हो गया, तो ए सी डी नहीं, अभी नहीं, इसमें 3 सी में नहीं है। चलो देखते हैं आगे, हमारा जो कि बी वाला एलिमिनेट होता है और अभी आगे पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। जो ये सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि पीएम केयर फंड को सूचना के अधिकार के तहत जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया, जी नहीं, इसी पर काफ़ी विवाद चल रहा था, ये खबरों में इसी वजह से था। क्यों? क्योंकि जो कि पीएम केयर फंड में कितना धनराशि आया, कितना इस्तेमाल हुआ, ये सब जो कि सूचना जो कि जनता अगर मांग रही है, कोई पूछ रहा है तो सरकार दे नहीं रही है। और बोल रही है क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ये बोले कि ये जो कि आरटीआई के दायरे से बाहर इसे रखा गया है, ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला वाला सही है। और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है कि इसे जो कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो कि सीएसआर के रूप में माना जाएगा, तो हाँ ये भी सही है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा वाला हमारा स्टेटमेंट नहीं, 1 और 3 सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1 और 3। तो डी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। एक बात और समझो पीएम केयर फंड के बारे में कि इसमें जो बोला गया है इसमें जो मेंबर होते देख लो, प्रधानमंत्री तो इसके पदेन अध्यक्ष होते ही हैं, इसके साथ साथ हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ रहे कि इसके और कौन कौन से अन्य सदस्य हैं। तो इसमें जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये तीनों भी इसके सदस्य हैं। और दूसरी बात, जो पीएम केयर फंड है ना, इसको 1960 का जो एक्ट है, कंपनी एक्ट है, 1960 के कंपनी एक्ट के तहत जो कि इसको 100% जो कि टैक्स से मुक्त रखा गया, टैक्स फ्री रखा गया है। इसमें जो फंड है इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात, पीएम के फंड में जो है कि अगर आप देखोगे तो इसमें जो कि विदेशों से भी पैसा जो कि डाला जा सकता है। इस पर विदेशों से अगर पैसा आ रहा है तो उस पर रोक टोक नहीं है, वो भी जो कि इस पर पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल बातें थी, एक्सटर्नल नॉलेज के लिए, एग्जाम में क्या पता कैसे पूछ दे। ये चूँकि करंट का न्यूज़ है, हॉट टॉपिक थोड़ा सा रहा है, तो इसके बारे में सब जानते रहिए। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन था ऑप्शन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। देखो क्वेश्चन नंबर 67 जो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। तो फाइनेंस कमीशन के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। ओके। सेकेंड बोल रहा है, संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। ओके। थर्ड बोला है, करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। ओके। 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपको सही चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपने फाइनेंस कमीशन कभी भी पढ़ा हो तो आपको तुरंत पता होगा कि आर्टिकल 280 के तहत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक बॉडी। ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है। सेकेंड जो बोल रहा है
कि संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। जी नहीं, संविधान नहीं निर्दिष्ट करता है। जो आयोग के सदस्यों की योग्यता होती है, ये जो कि केंद्र सरकार जो होती है ना, वो तय करती है कि इनकी योग्यता क्या होगी। तो 2 गलत हो गया, 1 सही है हमारा। तो इस आधार पे देखते हैं, 1 सही है तो मतलब ये हो सकता है, 2 गलत है मतलब ये गलत है, ये गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 वाला हमारा सही है। तो हमारा जो कि थर्ड वाला भी गलत होगा। करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने तो वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। जी नहीं, वित्त फाइनेंस कमीशन जो कि लास्ट अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए जो कि कैग, जो हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये जो कि अंतिम प्राधिकरण है, ना कि जो कि फाइनेंस कमीशन। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आईकॉस्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। सेकेंड है, यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। थर्ड है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। देखो, जो आईकॉस्मोस के बारे में बात किया जा रहा है ना यहाँ पे, यह जो है कि विश्व भर में, ये तो सही है, पर ये एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ठीक है, ये एक एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो, सेकेंड जो कह रहा है, यह विश्व धरोहर सम्मेलन, यहाँ यह जो कि यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय, ये सही है। थर्ड जो कि इसका मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में स्थित है, ये भी सही है। यानी पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए जो कि इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में और समझो। जो ये बनाया गया था, इसको जो है कि आपका 1964 में, आईकॉस्मोस को 1964 में वारसा मतलब कि पोलैंड में एक जगह है, वहाँ पे जो कि इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको टाइमलाइन भी पता हो कि ये कब आया था। और ये ध्यान रखना, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसके लिए काम करता है? सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा संरक्षण से संबंधित ये काम करता है। यूनेस्को का एक सलाहकारी बॉडी है। ठीक है, इतना हमने रिवाइज कर लिया। 69 की तरफ चलते हैं। 69 में देखो क्या बोलता है, प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा है। फिर से प्रियम्बल के विषय में एक क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया, इस आधार पर आपको सही चुनना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, कि जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको प्रस्तुत किया था, तो ये सही है। हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। देखो कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या ऑप्शन? अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो हाँ, हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो एलिमिनेट होगा। अभी हमारे पास ए और सी डी बचा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि प्रियम्बल को अब तक केवल 2 बार संशोधित किया गया। जी नहीं दोस्तों, प्रियम्बल को बस अब तक केवल एक ही बार जो कि संशोधित किया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब जो कि वर्ड को सामाजिक ये सब चीज़ें वर्ड को जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो पहला सही दूसरा गलत, उस आधार पर देखें तो दूसरा अगर गलत है तो ये कट गया, ये कट गया, पहला सही है, तभी ए और सी में से कोई एक हो सकता है। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये कह रहा है, बेरूबाड़ी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। जी नहीं, गलत है। बेरूबाड़ी संघवाद केस में 1960 में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको पलटते हुए केशवानंद केस में बोला गया, केशवानंद भारती केस में बोला गया कि इस केस को उन्होंने, इस जजमेंट को पलट दिया, बोला कि नहीं, जो हमारा प्रियम्बल है वो जो कि संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो इस आधार पर 3 हमारा गलत है, 2 गलत है, 1 सही है। तो ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा, केवल 1। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हमारा समता का अधिकार है उसके विषय में आपसे बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। ओके, सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति
के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, ये आरक्षण से संबंधित, आरक्षण काफ़ी न्यूज में था तो उसको रिलेट करके क्वेश्चन किया गया एक तरह से। चलो देखो, इसमें से पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक न तो दो। तो देखो पहला जो आपका ऑप्शन है कि जो क्षमता का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया आर्टिकल 14 से 18 तक, हाँ आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। ये जो समता का अधिकार दिया गया इसमें बोल रहा है, देखो समता के अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो यही था कि जो सामाजिक भेदभाव है उसको ख़त्म करके और सामाजिक समानता की स्थापना करना। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा जो बोला है कि ये भाग 3 में आर्टिकल जो समता का अधिकार उसके अंतर्गत नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, ये जो आपका जो कि आर्टिकल 324 के तहत जो कि केंद्र सरकार और विधानमंडल में जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की गई है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला वाला सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 के विषय में बात करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, सेकंड, निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है। ओके, यदि जैसे मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति जो कि संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिया है हमारा आपको। एक सेकेंड, आपको जो कि बताना है इसमें से कौन सा सही है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, पहला आपका है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। देखो नेशनल इमरजेंसी जब लगता है ना तो संसद का अगर सत्र नहीं चला है तो राष्ट्रपति जो कि राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये सही है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पे राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती है। सेकंड, देखो जो डायरेक्शन देना है कार्यपालिका की शक्ति का, वो जो कि संघ का जो कि राज्य तक विस्तार हो जाता है, मतलब वो राज्य के विषयों पर भी डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, और थर्ड देखो राष्ट्रपति जो है कि संघ से जो राज्य को वित्त का हस्तांतरण है उसको कम कर सकता है या ख़त्म भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व भर के विभिन्न शहरों से में यातायात संकुलन के समापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रकाशित करता है। मतलब यातायात से संबंधित कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो यातायात से संबंधित जो है कि इंडेक्स को जारी करता है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल रोड कांग्रेस, बी है यूनाइटेड नेशंस रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, सी है टॉम, डी है ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये देखो फैक्चुअल आंसर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो टॉम है। टॉम जो कि यातायात से संबंधित इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, और जो ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी है ना, ये क्या है, लोगों को शहर जाके जो कि जागरूकता शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से कि एजुकेशन के माध्यम से जो कि लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता का काम करते हैं, ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी जो है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, 73 वाला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा आपसे। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। ओके, थर्ड कह रहा है संविधान में अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। आपको सही आंसर चुनना है। आपका ऑप्शन ए है केवल 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 2 और 3। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा हम समझें तो ये जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जो अमेरिका से नहीं लिया गया है, USSR सोवियत संघ से लिया गया इसको। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत मतलब ऑप्शन सी कट गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको लॉ लाकर लागू कर सकती है। जी हाँ, ये सही है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड वाला भी, ये बी वाला ऑप्शन भी कट जाता है हमारा। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है
थर्ड वाला ऑप्शन आपसे करें, संविधान में अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित। जी हाँ, थर्ड वाला भी सही है हमारा। तो ऑप्शन डी जो है सही जगह, केवल 2 और 3 केवल एक ही बार संशोधित किया गया था 86वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें जो है कि आप देखोगे एक 11th वाला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था, जिसमें ये कहा गया था जो माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने 14 वर्ष से कम बच्चे को स्कूल या शिक्षा लेने के लिए भेजें, इस विद्यालय जो कि भेजें, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में समझ लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारा है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको जो है कि संविधान संशोधन के तहत जो कि इसको ऐड किया गया है, हमारे जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत। और स्वर्ण सिंह कमेटी एक है इसी से जुड़ी हुई, इन्होंने रिकमेंड किया था, तब जाके ऐड किया गया था। उस समय जो कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया, जिसमें 11वां जो कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्सटर्नल नॉलेज था समझने के लिए अपने। 74 देखते हैं। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सिनेट पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट कोक के बारे में आपसे पूछा, हमेशा एवरग्रीन न्यूज में रहता है ये पेट कोक। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका, यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी। तो आपका पूछा आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है न तो 1 न तो 2। देखो ये न्यूज़ में इसी वजह से रहता है क्योंकि यह जो कि कोयले की तुलना में अत्यधिक प्रदूषणकारी है, कम नहीं है, उससे ज़्यादा ये, उससे जो कि 10 से 20% और कार्बन उत्सर्जन करता है। तो इस वजह से जो है कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कोयले के दहन के पश्चात, जी नहीं, ये जो कि पेट्रोकोक जो पेट्रोलियम होता है पदार्थ, उसके दहन, उसके जो आप उसका जब एक सेकेंड जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, कच्चा तेल होता है, जब उसका परिष्करण किया जाता है तो उसमें जो अंतिम उत्पाद निकलता है वो जो कि पेट कोक के रूप में होता है। तो ये कोयले के दहन के पश्चात नहीं होता है, बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है कच्चा तेल, उसके परिष्करण से जो कि पेट कोक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 1 गलत है, बी सही, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के बारे में आपको बताना है। स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, समूहों में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न तो 2। 75 वाला एक क्वेश्चन है आपका और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी का जो कि बचा होगा जो पहले टेस्ट का 76 से 100 क्वेश्चन, वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 75 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो सभी राज्यों को 4 समूह में वर्गीकृत किया। जी हाँ, ये सही है। सभी राज्यों को जो कि 4 समूह था, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 समूह में सभी राज्यों को जो कि बांट दिया गया था। उसमें कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि जो फजल अली आयोग आया था, इसने क्या किया, ये जो 4 भागों में बांटा गया था पूरे भारत को, पूरे भारतीय राज्य जो थे उनको 4 भागों में बांटा गया था, इसको खारिज कर दिया। बोला कि ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, आप 4 ग्रुप में मत डिवाइड करो, सबको एक समान रखो। तो क्या किया इसने, उस समय कुछ राज्यों को विलय करके 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम बनाया था 1955 या 56 में, ऐसे ही किसी एक टाइम में 1955 या 56 में। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, फजल अली आयोग कमीशन ने बनाया था। तो उस टाइम 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हमारा जो कि आप देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका जो सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अभी रखते हैं, अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो भी हमारे साथ फ्रेंड वगैरह जुड़े हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। मिलते कल नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।